10th वालों को रिजल्ट के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। और 9th वाले जो प्रमोट हुए हैं तो उन्होंने तैयारी चालू कर ही दी है सभी ने। तो आज हम एमपी बोर्ड का 2025 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। आई नो अभी पूरा साल है, उसके बाद हम ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में बहुत से ऐसे कंसेप्ट है जो आपके क्लियर हो जाएंगे, आगे भी आपकी हेल्प करेंगे। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना ना भूलें। आई विल डेफिनेटली क्लियर दोज डाउट्स। हम इंग्लिश हिंदी दोनों वर्जन्स को बीच बीच में देखेंगे और इन डाउट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज ट्रू एंड फॉल्स, सत्य और असत्य की बात हो रही है। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर कोई दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर हैं तो क्या उनका एरिया हमेशा इक्वल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। व्हाट डू यू मीन बाय करेस्पॉन्डिंग? करेस्पॉन्डिंग मतलब होता है जो इसकी जगह है यहाँ पर, ये एंगल जो है वही एंगल यहाँ पे उसी तरीके से सेम डिग्री का बने। ये एंगल तो ये एंगल इसका करस्पॉन्डिंग है, ये इसका करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। अब इस एंगल को इस एंगल से कंपेयर नहीं कर सकते, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स सिमिलर हैं, ठीक है। ये सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया होता है, ठीक है। सिर्फ क्राइटेरिया की बात हो रही है कि भाई आप इसमें फिट तब होते हैं जब ये क्राइटेरिया कहीं ना कहीं आप फॉलो कर लें। बट जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल्स जो हो वो सिमिलर एंगल्स के साथ साथ उनका साइज भी सिमिलर हो। भाई साइज उनका डिफरेंट हो सकता है एक छोटा हो और हो सकता है दूसरा बहुत बड़ा हो। तो जरूरी नहीं है कि सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया हमेशा जो हो वो सिमिलर ही होगा, ठीक है ना। तो इन दैट केस सिमिलर ट्राइंगल्स का एरिया सिमिलर नहीं होता, तो इसके लिए आंसर जो होगा वो क्या होगा? वो होगा नो। सेकंड जो क्वेश्चन है, हम कंसेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज टेकिंग टाइम। सेकंड जो है 1213 इज नॉट एन एपी। अब ये बोल रहे हैं कि बताइए ट्रू और फॉल्स। पहले तो इसका आंसर बता दूं कि यस, ये एपी नहीं है। क्यों नहीं है एपी? जब हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो ये हैं इसके टर्म्स 1 2 3 एंड 4। एपी कहती है कि जब भी हम प्रीवियस टर्म में से जस्ट पहले वाला टर्म जो है उसको माइनस करते हैं और ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते करते जाएं तो हर एक का डिफरेंस सेम ही आना चाहिए। मतलब अगर मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं तो 1 आए। सिमिलरली यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू होनी थी तो यहाँ भी 1 आना था, यहाँ भी 1। अगर ये फॉलो नहीं हो रहा है तो वो एपी नहीं है। हमें ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है। हमने 2 - 1 देखा 1, 1 - 2 कभी भी 1 नहीं आने वाला है, ये आएगा -1। हमने देखा भाई सेकंड में ही डिफरेंस जो है वो अलग हो गया, सिमिलर नहीं है दोनों। तब नहीं है सिमिलर वैल्यूज तो ईपी तो वो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाले में लिखा है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स y कोऑर्डिनेट। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक होती है। चलिए हम बता देते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस होती है, ठीक है। ये ओरिजिन होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0 और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है। अब जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारी एक्स एक्सिस को डिनोट करती है, ये वाई एक्सिस को डिनोट करती है। और जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो लिखते हैं भाई ये एक्स है और ये जो है वाई, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का y एक्सिस से, चलो मैं इसको हटाती हूँ और मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देती हूँ। वो ये बोल रहे हैं कि अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस, दूरी मैं y एक्सिस से देखूं, ये है y एक्सिस, y एक्सिस से इस पॉइंट की दूरी जो होगी वो इसका y कोऑर्डिनेट है। कैसे हुआ भाई? ये जो दूरी है ये कैसी है? हॉरिजॉन्टल, मतलब मैं बात इसकी कर रही हूँ इधर पे। y से किसी भी पॉइंट की ये जो दूरी होती है ये एक्चुअली में उसका x कोऑर्डिनेट होती है। कौन सा कोऑर्डिनेट होती है? ध्यान से देखिए, y से दूरी बोल रहे हैं और अगर वही मैं बात करूं कि x से इस पॉइंट की दूरी, तो x से इस पॉइंट की दूरी उसका x कोऑर्डिनेट ना होकर y कोऑर्डिनेट शो करेगी। ध्यान रखिए, x से उस पॉइंट की दूरी कैसी है? वर्टिकल, यानी कि y एक्सिस की तरह, और y से उस पॉइंट की दूरी कैसी है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि वो x को रिप्रेजेंट कर रही है। यानी कि ये दूरी जो है वो x कोऑर्डिनेट को दिखा रही है
और ये जो दूरी है ये किसको दिखा रही है, वाई कोऑर्डिनेट को दिखा रही है। तो अगर मैं उस आंसर की बात करूं तो इसका आंसर जो होगा वो नो होगा, क्योंकि अगर y एक्सिस से किसी पॉइंट की दूरी की बात करें तो वो उसका x कोऑर्डिनेट है, ना कि y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब जब हम इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, वॉल्यूम ऑफ कोन। इसमें याद करने मतलब ऐसे कुछ समझने वाली क्या चीज है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। तो पाई आर स्क्वायर तो एरिया ऑफ सर्कल होता है, हमें एरिया ऑफ सर्कल तो बच्चे बच्चे को पता है, और कोन में हाइट जरूर जो है वो यूज होती है ना, कोन हैज हाइट। तो पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल है, तो यहीं से हम समझ सकते हैं कि दिस इज रॉन्ग, ये लॉजिकली, और वैसे हमें पता होने चाहिए, फॉर्मूलाज है सिंपल। A probability of an event E is a number PE such that PE is less than equals to 1. What they have written? PE मतलब probability. What does it mean? P probability of an event. E क्या शो कर रहा है? Event. ये कैसी होनी चाहिए? ये 1 के बराबर हो सकती है या 1 से कम हो सकती है? 0 के बराबर हो सकती है, पर 0 से मतलब बड़ी होनी चाहिए। ऐसा 0 के बराबर आप कर सकते हैं किसी प्रोबेबिलिटी को, 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 1 को एक्सीड नहीं कर सकती, और ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है ना, इसको चैप्टर को जब डिटेल में पढ़ेंगे क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें, लेकिन किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी के लिए ये कंडीशन एकदम ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ठीक है ना, हम सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल के कंसेप्ट पढ़ेंगे तो ये चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि एक क्वेश्चन आंसर वीडियो में सब कुछ नहीं क्लियर हो सकता। तो ये जो होता है ये एक्चुअली में सेक्टर होता है, और ये जो होता है ये सेगमेंट होता है। ठीक है ना, इस केस में ये माइनर सेगमेंट है, और ये बचा हुआ पूरा मेजर सेगमेंट, ये हमारा माइनर सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर हुआ। ठीक है ना, तो माइनर सेक्टर के केस में हम बोलेंगे कि हाँ भाई एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लेस है करस्पॉन्डिंग उसका। माइनर सेक्टर के केस में, माइनर सेगमेंट के केस में ये चीज ट्रू है, बट नॉट इन द केस ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं यही बोलूंगी। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मैच द करेक्ट कॉलम। मैच द करेक्ट कॉलम में हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। ठीक है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री करना चालू करें भाई, ट्रिग्नोमेट्री में जो है आपकी 3 जो है वो आइडेंटिटीज हैं, उन 3 आइडेंटिटीज को आप कर लेंगे, वो आपकी 11th में भी काम आएगी, अगर आप मैथ्स लेते हैं तो 12th में भी काम आएंगी, लाइफ लॉन्ग ट्रिग्नोमेट्री में वो चीज काम आती है ना। 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन कॉस टेन सेक कॉट, इन सबसे रिलेटेड 3 आइडेंटिटीज फॉर्म होती है। जब हम इधर की बात करें तो हमें साफ दिख रहा है कि 9 जो है वो बाहर जाने वाला है, क्योंकि कॉमन है, और अगर हम जैसे ही आगे चल के तो आइडेंटिटीज याद कर लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू जो होती है वो 1 के बराबर होती है। तो मैंने इसकी जगह 1 रखा तो 9 इंटू 1 आ गया 9। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत क्विकली सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमें नहीं होने वाली है। ठीक है ना, हमने आइडेंटिटी की वैल्यू रखी है यहाँ पे बस। तो भाई पहले वाली की वैल्यू तो आ गई 9। cos 0, जब हम ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू टेबल याद करेंगे, डिग्री की टेबल जो है वो याद करेंगे कि भाई cos 0 0, sin 0 सॉरी cos 0 1, sin 0 0 होता है, cos 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू हम करेंगे आगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैल्यूज भी करेंगे, है ना। तो इधर पे cos 0 की वैल्यू जितनी हो क्या होती है 1 होती है, sin 0 की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, इसके लिए भी एक ट्रिक है ना, उसके ऊपर भी हम बहुत जल्दी वीडियो अपलोड करेंगे, और कलेक्ट की भी है, लेकिन हम फ्रेश वीडियो एक इसके ऊपर अपलोड करेंगे कि ट्रिक क्या होती है, किस तरीके से आप बना भी सकते हैं टेबल को, ताकि आपको इतनी वैल्यूज को याद ना करना पड़े, है ना। नेक्स्ट जो है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। कोई एंगल थीटा है, उसमें अगर मैं एक एरिया ऑफ सेक्टर की बात करूं, ठीक है ना, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो एंगल जो भी रहा होगा आपका, उस एंगल की वैल्यू किसके कंपैरिजन में निकाल रहे हैं, द कंप्लीट 360 डिग्री। ठीक है, कंप्लीट एंगल, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री, और एरिया ऑफ सेक्टर की बात कर रहे हैं तो इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने उस सर्कल के एरिया को भी इसमें इंक्लूड करना है। ठीक है, 360 से डिवीजन क्यों हुआ है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एंगल को 360 के कंपैरेटिवली ले रहे हैं, हम उस पूरे कंप्लीट एंगल में एक पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है,
है ना। कंसेप्ट में सारी चीजें आगे क्लियर होंगी आपको। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2πr² होता है। दो तरीके के एरियाज होते हैं, एक होता है CSA और एक होता है TSA। CSA जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया होता है और TSA टोटल सरफेस एरिया होता है। जब हम CSA की बात करते हैं तो CSA में टॉप और बॉटम इंक्लूडेड नहीं होते हैं, यानी कि हम ग्राउंड की बात करें या रूफ की बात करें, हाँ पार्टिकुलरली ये क्या होते हैं, इंक्लूडेड नहीं होते हैं। बल्कि हम TSA की बात करें तो TSA में सब कुछ इंक्लूडेड होता है ओवरऑल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन CSA एंड TSA। तो यहाँ पर हमसे हेमिस्फीयर का TSA भी पूछा गया है और CSA भी पूछा गया है। तो CSA is 2πr² and TSA is 3πr²। Okay, now come to next question. So the next question is it is write the answer in one word or one sentence, whatever you like to write. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखने लायक है वो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, भाई इक्वेशन सुन के कुछ भी नहीं लिख देना है, क्वाड्रेटिक है वो इक्वेशन। इस वर्ड को लोग भूल जाते हैं, उन्हें सिर्फ कानों में ना इक्वेशन 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 गूंजता है, क्वाड्रेटिक वर्ड भूल जाते हैं। अगर इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो डिग्री जो होगी, हाईएस्ट डिग्री वो होगी 2, ठीक है ना। इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर किसी भी चीज की हाईएस्ट डिग्री जो होती है, मतलब हाईएस्ट पावर जो होती है, उससे आपको 0 तक जाना होता है, तब वो कंप्लीट होती है। कैसे? जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया, उसकी पावर क्या है 2, दूसरा वेरिएबल लिया उसकी पावर 1 और लास्ट में जो है पावर 0 होती है, और 0 पावर मतलब 1, दोनों के बीच में लगाओ प्लस, ठीक है, 2 1 और लास्ट में 0। तो लास्ट में जो 0 है वो एक्चुअली में कांस्टेंट फॉर्म कर देगा, है ना। और हर एक वेरिएबल का एक कोएफिशिएंट होता है, तो इसको ये मिल गया, इसको भी, और C फॉर कांस्टेंट। इट इज ax² प्लस bx प्लस c। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए कोई एक कंडीशन बताओ। भाई सिंपल सी कंडीशन है ट्राइंगल की सिमिलैरिटी के लिए कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी का एक क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिस्टेंस बिटवीन ऑरिजिन एंड पॉइंट x1 y1, ठीक है। भाई ये हमारा रहा, यहाँ पे ये ऑरिजिन कहलाता है 0 0, ये कोई पॉइंट होगा यहाँ पे x1 y1। जब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला कहलाता है डिस्टेंस फॉर्मूला। जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला में जो दूसरी वाली दूरी होती है उसको बड़ा माना जाता है और पहले वाली को छोटा मानकर इसमें से इसको माइनस कर दिया जाता है। जब ये वाली परिस्थिति ओरिजिन हो 0 0 हो तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आंसर आप लिख दीजिए x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। आप सिंपल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम अगर कोई और वैल्यू होती तो डिफरेंट होता, अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी ये x और इसका ये x, ये y और ये y, प्लस y2 माइनस y1। अब क्योंकि ये जो है भाई ये x2 y2 यहाँ x1 y1 की तरह बिहेव करेंगे और ये एक्चुअल में x1 y1 है, तो ये दोनों बाद में आएंगे, ये बड़े माने जाते हैं तो ये पहले आएंगे माइनस में। जब हम इनको देखेंगे तो यहाँ पे आएंगे 0 और 0, तो अपने आप ही इनका काम जो होगा खत्म हो जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन है हमारा कि इफ शैडो एंड हाइट ऑफ द पोल आर इक्वल देन व्हाट विल बी द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन, ठीक है। अगर पोल की बात कर रहे हैं, भाई एक पोल है ना, पोल खंबे को बोल देंगे हम। अगर इसकी हाइट और इसकी जो शेडो पड़ रही है ना जमीन पे, दोनों सिमिलर है ना, दोनों की इसकी शेडो की और हाइट जो है पोल की दोनों सेम है, इक्वल है, तो एलिवेशन सन का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा भाई। एंगल ऑफ एलिवेशन की हम बात करेंगे।
ठीक है भाई, पोल की हाइट उन्होंने बोली ये भी सेम है, और इसकी जो शेडो पड़ रही है ये जमीन पे या नीचे शेडो पड़ रही होगी पोल की, तो वो भी सेम है। तो सेम है तो भाई अगर हमने इसको एच बोला तो हम इसको भी एच ही बोल देते ना, फिर बी बोलने की जरूरत ही क्या है। तो ऐसे केस में जब हमने इसको एच बोला, ये बोल ही दिया उनने सेम है, तो हमने दोनों को भाई सेम मान लिया, ये तुम भी एच हम भी एच दोनों एच। तो ऐसे केसेस में यहाँ पे हम टेन थीटा लगाएंगे। जब हमने टेन थीटा लगाया तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये परपेंडिकुलर है एच और बेस कितना है एच। जब दोनों को कैंसिल किया तो दोनों को कैंसिल करने पे आंसर आया 1, मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, टेन थीटा की वैल्यू आ गई 1। जब हम देखेंगे भाई टेन थीटा में 1 वैल्यू जो होती है वो 45 डिग्री की होती है। ये आप टेबल पढ़ेंगे सब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, किसकी होती है 45 डिग्री की, तो इधर मतलब थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। तो सन का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री रहा होगा, 45 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन रहा होगा, तभी हाइट और उसकी शेडो दोनों सेम रही। ये हमने यहाँ पे एक चीज समझी। ठीक है ना, इस तरीके से ये कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आप बहुत आराम से कर लेंगे, आप घबराएंगे नहीं कि अरे ये हमसे क्या ही पूछ लिया। कुछ नहीं पूछा, बहुत बेसिक से कंसेप्ट आपसे पूछे गए और कुछ भी नहीं पूछा गया। यहाँ पर आप बात करते हैं राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर। अब यहाँ पर अभी हम जो बात कर रहे थे वो एरिया की बात कर रहे थे, अब लेंथ ऑफ आर्क पूछी गई। आर्क ये होती है, इसकी लेंथ पूछी गई एक सेक्टर की, है ना, ये बन रहा है सेक्टर और सेक्टर की आर्क ये रही, इसकी लेंथ पूछी गई। जब हम लेंथ की बात करते हैं, आर्क सॉरी ये है गलत बता दिया मैंने, ये आर्क होती है ना आर्क, दिस इज द आर्क। एक सेक्टर में हम बात करें तो इसकी लेंथ निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं डिपेंड करेगी उसके सर्कमफेरेंस पे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 पाई आर। तो एक्चुअली इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो होगा वो हमारा क्लास मार्क की बात कर रहा है, यानी कि मिड पॉइंट। क्लास मार्क इज मिड पॉइंट एक्चुअली। तो आपको एक इंटरवल दिया गया है 20 एंड 40, इसका मिड पॉइंट निकालना है आपको, किसी भी वैल्यू का मिड पॉइंट निकालना है, जस्ट डिवाइडेड बाय 2, एड देम एंड डिवाइडेड बाय 2, इट इज 60 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसका क्लास मार्क जो हो गया यानी कि मिडिल पॉइंट जो हो गया वो हो गया 30। ठीक है, इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन तक ये पूरे सॉल्व करे। नाउ द नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो जब हम इसकी बात करेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है HCF ऑफ नंबर 6 एंड 20। ठीक है ना, 6 और 20 जो है इनका HCF निकालना है हमें नंबर्स का। बहुत आराम से जो है वो हम इन नंबर्स को लिख लेते हैं। तो 6 एंड 20 पॉज कर दी। तो HCF ऑफ नंबर 6 एंड 20 यहाँ पे हम देख रहे थे। पहले हम नंबर्स को आराम से लिखते हैं अलग अलग, हमने 6 को लिखा और 20 को लिखा। ठीक है ना, तो 6 एंड 20 दोनों नंबर्स को लिखते हैं और प्राइम नंबर से इनके डिवीजन होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, ये 3 टाइम्स गया और ये 1 टाइम्स, अगेन ये 2 से हो रहा है डिवाइड, ये फिर से 2 से हो रहा है 5 टाइम्स और ये खुद 5 से होगा, है ना। अब आप HCF की बात करते हैं तो HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के बीच में वो हाईएस्ट कॉमन वैल्यू कौन सी है, तो देखेंगे तो इसमें एक 2 है और इसमें भी एक 2 है, जो इनके बीच में हाईएस्ट कॉमन है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 2। 2 इज द आंसर, यू कैन सी इट, यस 2 इज द आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसमें कुछ नहीं था, हमने ना प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है। यहाँ पे प्राइम नंबर्स आते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं, व्हाट दे आर फैक्टर्स, जिनसे हम डिवाइड करते जाते हैं, ये फैक्टर्स होते हैं। ठीक है ना, अभी सेकंड की बात करें, ये बोल रहे हैं भाई कि जब A1 अपॉन A2 बराबर V1 अपॉन V2 बराबर C1 अपॉन C2 इस तरीके का दिखा हुआ है, तो जो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, जैसे हमने लिखा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आप क्वेश्चन को भी देख सकते हैं और क्वेश्चन में मतलब इस तरीके से वहां पे शो कर भी दूंगी।
तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब ये कंडीशन बने इन दोनों इक्वेशन के लिए तो भाई कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, बोथ सॉल्यूशंस? भाई बोथ सॉल्यूशन तो कुछ नहीं होता, नो सॉल्यूशन यूनिक और मैनी होता है। ठीक है भाई, आपको दिख ही रहा है कितना भाईचारा है, सब एक दूसरे के बराबर है। जब इतना भाईचारा आपको कहीं दिखाई दे तो उनके बीच में आपस में कई सारी संभावनाएं हैं, यानी कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आर देयर। नो सॉल्यूशन का कोई कंसेप्ट ही नहीं है और यूनिक होने का कोई सवाल ही नहीं उठता भाई, ना तुम यूनिक हो ना हम यूनिक हैं, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर हैं, तो यूनिक होने का सवाल ही नहीं उठता, नो सॉल्यूशन का सवाल ही नहीं उठता। बचा क्या? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और बचने वाली बात ही नहीं है क्योंकि दोनों सिमिलर ही एक दूसरे के, देयर आर मैनी सॉल्यूशंस फॉर दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन कंसेप्ट को थोड़ा सा याद रख सकते हैं। कुछ तो आपको याद रह ही जाएंगे मेरे हिसाब से, कुछ एक जो होंगे वो करते करते आपको अच्छे से आ जाएंगे। नेक्स्ट जो है 10th टर्म ऑफ एन एपी 2 4 6 इज। किसी भी एपी की बात करें तो उसका 10th टर्म कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिए, 10th निकालना हो, 11th निकालना हो, 20th निकालना हो, कोई सा भी टर्म निकालना हो, एक फॉर्मूले को ध्यान रख लीजिए, a प्लस यहाँ पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ 10 दिया होगा तो यहाँ पे 90, अगर यहाँ पे 11 दिया होता तो इधर पे 10 दिया जाता, 55 दिया होता तो यहाँ पे 54 आ जाता। बस जो भी नंबर यहाँ पे होगा उसका एक कम करके आपको यहाँ पे कर देना। ठीक है ना, तो 10th टर्म निकालना था हमें एपी का। ये ए क्या होता है? ये ए होता है उस एपी का पहला टर्म, पहले नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे जो आ रहा है। तो इस एपी में देखेंगे 2 4 6, आखिरी का हमें पता ही नहीं है क्या है ना, उन्होंने एक इनफाइनाइट एपी है, हमें पता ही नहीं है लास्ट में क्या आएगा। तो पहला टर्म तो पता है ना? हाँ पता है, पहला टर्म क्या है? 2 है। ठीक है, 9 हम यहीं पे लिखा रहने देंगे, मल्टीप्लाई बाय डी। डी क्या है? डी डिफरेंस। एपी में मेन जो इस पूरे के पूरे एपी को एपी बनाती है वो चीज होती है कॉमन डिफरेंस, मतलब हर एक एलिमेंट के बीच में डिफरेंस बराबर आना चाहिए, नहीं आता है तो वो एपी है ही नहीं, है ना। तो हमने देखा 4 माइनस 2 2, इस एपी का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंस पुट कर दिया। अब 9 इंटू 2 कितना हो गया? 18, एंड 18 प्लस 2 20। बोर्ड मास अप्लाई कीजिए, पहले मल्टीप्लीकेशन देन एडिशन। ठीक है ना, तो इसका आंसर आ गया हमारा 20। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो 22 इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं? बोर्ड मास अप्लाई कर रहे हैं। देख लीजिए भाई ध्यान से, 9 प्लस 2 11 हो गया, 11 इंटू 2 22 हो जाएगा। इन लोगों ने 22 भी दिया हुआ है, लेकिन हम क्या अप्लाई करेंगे? हम बोर्ड मास अप्लाई करेंगे। बोर्ड मास के हिसाब से पहले मल्टीप्लीकेशन होता है देन एडिशन होता है। 9 इंटू 2 18 करा, 18 प्लस 2 20 इज द आंसर। तो यहाँ पे कई बार बच्चे ना ध्यान नहीं देते इस छोटी सी चीज के लिए, डिफरेंस आ गया, एक नंबर चला गया, बहुत सिंपल सी चीज है। तो अब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स की बात करते हैं, है ना। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं हमें, हम 2 पॉइंट्स देखते हैं, वो पॉइंट्स कौन से हैं भाई? 2 3 एंड 4 1। ठीक है, ये एक पॉइंट है 2 3 और दूसरा पॉइंट है 4 1। इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है भाई, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है। जब 2 पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, इससे पहले भी अभी क्वेश्चन आया था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वाले को हम ऑटोमेटिकली मतलब बड़ा कंसिडर करते हैं और इसको छोटा, ये मैं याद रखने के हिसाब से बता रही हूँ क्योंकि इन वैल्यूज में से ये वैल्यूज माइनस होंगी। ठीक है, ये फॉर्मेट क्या होता है? ये होता है एक्स और वाई का फॉर्मेट। ठीक है ना, आपको पता ही है कि भाई पहला कोऑर्डिनेट एक्स होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई। अब हमें माइनस करना है, ये x1 y1 है और ये x2 y2। ठीक है, x में से x माइनस होगा, x2 माइनस x1 कितना हो गया? x2 माइनस x1 हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 हो गया प्लस लगाकर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। रूट में ये लिखना होता है, आप रूट ना भी लगाएं तो पहले ऐसे अलग से कर लो भाई, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, फिर इनका दोनों को आंसर निकल आए। खैर मैं वो शॉर्ट ट्रिक में बता दूंगी आपको, लेकिन अभी आप ये ध्यान रखो। ये हो गया 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर और ये भी माइनस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये माइनस 2 का स्क्वायर ये भी हो गया 4।
4 और 4 कितना हुआ, √8। जब हम इनका वैल्यू निकालेंगे ये निकलेगी 2√2। तो इसमें देखिए 2√2 है क्या कहीं पर, √8 ही दिया है डायरेक्ट, है ना, तो जरूरत नहीं है करने की, तो √8 इज द आंसर। ये डिस्टेंस निकल गया 2 पॉइंट्स के बीच में। अच्छा, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, अनगिनत, इनफाइनाइट। एक सर्कल में अगर मैं टेंजेंट्स की बात करूं तो पहली चीज तो टेंजेंट्स होती क्या है, एक ऐसी लाइन लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच कर रही है, सिंगल पॉइंट पर टच करती हुई जा रही है। तो ऐसा हम देखें तो ये सिंगल पॉइंट पर ऐसे 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 करते 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 ना जाने कितनी टेंजेंट्स जो है, इनफाइनाइट टेंजेंट सर्कल पे फॉर्म हो सकती हैं। सो आंसर विल बी इनफाइनाइट। ठीक है, ओके। फाइनली अब हम आते हैं कहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर आए थे, है ना। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज का देखिए क्या लिखा हुआ है। √2 एक किस तरीके का नंबर है, √2 इज ए इरेशनल नंबर, सभी को पता है, फर्स्ट चैप्टर है। एक और बार क्लियर कर दूं, जब भी किसी प्राइम नंबर पे रूट होता है तो लिख दो इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का रूट निकालोगे यू विल गेट एन इरेशनल वैल्यू, सो इट इज एन इरेशनल नंबर ऑफ कोर्स, है ना। रैशनल होता तो सिंपल पॉजिटिव इंटीजर्स के फॉर्म में होता, ठीक है, को प्राइम होते हैं, मान रही है सब कुछ, बट रूट की बात करेंगे तो इट इज इरेशनल नंबर। फाइन। अच्छा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री इज कॉल्ड अ, बहुत ध्यान से समझने की बात है भाई, यहाँ पे बहुत ज्यादा गलती होती है। एक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, बात डिग्री की कर रहे हैं, टर्म्स की नहीं की है। बहुत से लोगों ने टर्म्स देखकर इसको ट्राइनोमियल भी लगा दिया है, लिख के आए होंगे 100% आंसर में, पर क्योंकि डिग्री की बात हो रही है तो डिग्री के हिसाब से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है ना, कौन सा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस चीज को बहुत ध्यान रखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स थे, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक आ जाता है। ठीक है, तो ये क्यूबिक कहलाएगा क्योंकि डिग्री बोला है, इन्होंने मेंशन किया है डिग्री को। अब ये बोल रहे हैं कि भाई हम आपको एक एपी दे रहे हैं, एपी 3/2, 1/2, -1/2, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालो। भाई क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 माइनस कर दो 3/2। ध्यान रखना हमेशा बाद वाले टर्म्स में से जस्ट पहले वाला टर्म माइनस होता है, जस्ट पहले वाला, है ना, पहले वाला ऐसा कोई सा नहीं है अपनी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करना है, जस्ट पहले वाला, यानी कि 1/2 के जस्ट पहले क्या है 3/2, तो जस्ट पहले वाला हमने माइनस करा, 1/2 माइनस 3/2, एलसीएम लिया 2 आया, और यहां पे कर दिया 1 माइनस 3, -2/2 इज माइनस का 1। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा -1। सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं कहीं ना कहीं सिमिलर होते हैं, है ना, पर जरूरी नहीं है कि सारे सिमिलर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हों। अब एक लाइन जो है वो सर्कल को जब 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, एक लाइन जो होती है जब सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है तो उस केस में हम उसको क्या बोलते हैं, सेक्टर। ठीक है ना, एक तरीके से सेगमेंट या सेक्टर बोलते हैं। और किसी इवेंट की बात करें ई, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, करते करते हम और आ जाएंगे। चलिए, थैंक यू। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना, क्वेश्चंस पर आते हैं हम, इसको इसमें आप कनेक्ट कर लें।